Welcome back in my class. We were studying the phases of the menstrual cycle. So, in our previous classes, I told you about the definition of the menstrual cycles and the basic of the menstrual cycle. So, what was the menstrual cycle? The term indicates cycle. Cycle means repetition of the event. जो घटनाएं बार बार होंगी उन्हीं को तो आप साइकिल बोलेंगे. साइकिल का मतलब है साइकिल का पहिया गोल गोल घूमता है, एक जैसा बार बार घूमता है. तो साइकिल का मतलब द साइक्लिकली इवेंट. किस तरह से हो रही है? रिदमिक फैशन में. आज हुई, फिर वही पैटर्न आएगा, फिर वही पैटर्न आएगा, फिर वही पैटर्न आएगा. तो साइक्लिकल इवेंट जो रिदमिक पैटर्न्स में हो रही है, किस में हो रही है? वुमेंस में. और वुमेंस में कब हो रही है? उनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ में. ठीक है. तो वुमेंस की रिप्रोडक्टिव लाइफ में होने वाली साइक्लिकल इवेंट्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं. दूसरी इसकी एक और डेफिनेशन है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या है कि रिकरेंट. रिकरेंट मतलब बार बार. अब बार बार कैसा? महीने में एक बार, हर महीने. जनवरी में हुआ, फरवरी में होगा, मार्च में होगा. तो रिकरेंट मंथली डिस्चार्ज. किसका डिस्चार्ज हो रहा है? ब्लड का. तो रिकरेंट मंथली डिस्चार्ज ऑफ ब्लड कहाँ से? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से. जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है वहाँ से रिकरेंट मंथली डिस्चार्ज जो हो रहा है उसको आप मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे. तो मेंस्ट्रुअल एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मेंसेस, जिसको आप मतलब मेंसेस का मतलब महीना. कौन सा महीना? लूनर मंथ और चंद्रमास. लेकिन साइकिल का मतलब ये नहीं है कि वो 28 डेज़ की साइकिल है तभी वो फिजियोलॉजिकल है. अगर वो 29 या 27 डेज़ की है तो वो फिजियोलॉजिकल नहीं है. तो एक फिजियोलॉजिकल साइकिल 25 डेज़ से लेके 35 डेज़ तक की हो सकती है. मतलब अगर किसी महिला में 25 डेज़ में एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है तो भी वो नॉर्मल है. 32 में आ रही है तो भी वो नॉर्मल है. ठीक है. बट थियोरेटिकली जो टर्म है दैट इज़ 28 डेज़. बेसिकली इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है? तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में क्या होता है? ओवुलेशन, अंडा निकलता है. और साथ साथ क्या होता है? ओवरी से हार्मोन निकलते हैं. तो एक एक्सिस है, उस एक्सिस का नाम था क्या था? हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस. मतलब ओवरी से कुछ निकल रहा है वो पिट्यूटरी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, पिट्यूटरी से कुछ निकल रहा है वो हाइपोथैलेमस को इन्फ्लुएंस कर रहा है. और यू कैन से कि हाइपोथैलेमस से कुछ निकल रहा है वो पिट्यूटरी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, पिट्यूटरी से कुछ निकल रहा है वो ओवरी को इन्फ्लुएंस कर रहा है. तो एक महिला की रिप्रोडक्टिव लाइफ के दौरान ओवरी से कुछ हार्मोन निकलते हैं जैसे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. ये हार्मोन क्या करते हैं? उस महिला की हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस को इन्फ्लुएंस करते हैं जिसकी वजह से उस महिला के अंदर जो यूट्रस है, यूट्रस की जो लेयर है जिसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है. क्या कहा जाता है? एंडोमेट्रियम. उस एंडोमेट्रियम में कुछ साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, हर महीने कुछ चेंजेस होंगे. और उस साइक्लिकल चेंजेस की वजह से ही मेंस्ट्रुअल साइकिल देखी जाती है. जब किसी महिला में पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उस अवस्था को मेनार्के कहा जाता है. और जब लास्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उसके बाद की अवस्था को मेनोपॉज कहा जाता है. उसके बाद जो फीमेल सेक्स हार्मोन है वो लगभग लगभग काम करना बंद कर देते हैं. तो जैसा कि मैंने बोला कि 28 डेज़ की साइकिल है. तो ये 28 डेज़ की जो साइकिल है इसको 4 फेजेज़ में डिवाइड कर सकते हैं. तो हमें क्या याद रखना है? रखना तो कुछ है नहीं क्योंकि नाम ही है उस साइकिल का क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो जो पहला वाला फेज़ है उसका नाम है मेंस्ट्रुअल फेज़. और मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो क्या है? दैट इज अंडा निकलना, ओवुलेशन. तो जो तीसरा वाला फेज है उस फेज का नाम है ओवुलेशन फेज. क्या नाम है? ओवुलेटरी फेज. और ओवुलेशन से पहले वाला मतलब सेकंड फेज दैट इज प्री ओवुलेटरी फेज. और ओवुलेशन के बाद वाला दैट इज पोस्ट ओवुलेटरी फेज. याद हो गया? सिंपल. क्योंकि साइकिल का नाम ही था मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो पहला फेज मेंस्ट्रुअल फेज. साइकिल में जो मेन घटना है दैट इज अंडा निकलना है. तो वो तीसरी घटना है दैट इज ओवुलेटरी फेज. ओवुलेटरी से पहले वाला प्री ओवुलेटरी, ओवुलेटरी के बाद वाला पोस्ट ओवुलेटरी. तो देयर आर द 4 phases of the menstrual cycle. One is the menstrual phase, second is the pre-ovulatory phase, third is the ovulatory phase, and fourth is the post-ovulatory phase. Fine. The second phase that is known as pre-ovulatory phase. इसी को आप proliferative phase भी कहते हैं. क्या कहते हैं? Proliferative phase. एंड जो थर्ड फेज है उसका नाम ओवुलेटरी फेज था. और चौथा फेज जिसका नाम पोस्ट ओवुलेटरी फेज था इसको आप सिक्रेटरी और ल्यूटियल फेज भी कहते हैं. सिक्रेटरी और ल्यूटियल फेज. तो प्रोलिफरेटिव फेज किसका नाम है? प्री ओवुलेटरी का. सिक्रेटरी और ल्यूटियल किसका नाम है? पोस्ट ओवुलेटरी का. सिंपल. अब हम पहला फेज पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल फेज. तो जैसा कि मैं बता चुका कि हर महीने मतलब रिकरेंट मंथली डिस्चार्ज फीमेल की जो जेनाइटल ट्रैक्ट है, फीमेल की जो वेजाइना है उससे हर महीने ब्लड निकलता है. उससे हर महीने ब्लड निकलता है.
तो जो ब्लड निकलने वाला फेज़ है, जब पहले दिन ब्लड निकलेगा तब आप पहला दिन काउंट करेंगे। जैसे मैंने बोला कि ये जो साइकिल है वो कितने दिन की है, 28 डेज़ की। तो 28 डेज़ में जो पहला दिन जब ब्लड निकलेगा दैट इज़ फर्स्ट डे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 5, फिर 6, 7, ऐसे कितने दिन आएंगे, 28 दिन। तो क्या 28 दिन ब्लड निकलता है? नहीं, ब्लड केवल 3 या 5 दिन निकलता है। तो जो जिन दिन में ब्लड निकल रहा है, पहले 3 दिन या पहले 5 दिन, उन फेज़ को आप मेनस्ट्रुअल फेज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनस्ट्रुअल फेज़। द पीरियड ड्यूरिंग विच the shedding and the exit of the uterine lining along with the blood and fluid is called menstrual phase. It lasts for about 4 to 5 days. तो ऐसे समय, ऐसी समय अवधि या ऐसी अवस्था जिसमें मैंने बोला ना कि यूट्रस के एंडोमेट्रियम में कुछ चेंज होते हैं। तो यूट्रस के एंडोमेट्रियम में चेंज होने की वजह से क्या होता है, जो यूट्रस की जो लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम के ऊपर जो पतली सी मेम्ब्रेन लगी हुई है, तो यूट्राइन लाइनिंग, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम के ऊपर जो पतली सी मेम्ब्रेन लगी हुई है, यूट्राइन लाइनिंग, प्लस कुछ जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इसके अलावा फ्लूइड, वो टूट फूट जाते हैं। और जब ब्लड वेसल्स टूटेंगी तो क्या निकलेगा? खून। और वो खून फिर वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है। वो खून वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है। दिस इज नोन एज मेनेस्ट्रल फेज। इट लास्ट फॉर अबाउट 4 to 5 डेज। तो ऐसा कितने दिन होता है? जो 28 डेज में से पहले 3 या 5 दिन है, ऐसा तब होता है। किसी महिला में 3 दिन होगा, किसी में 4 दिन होगा, किसी में 5 दिन होगा। तो मेनेस्ट्रुअल फेज का मतलब क्या है? मेनेस्ट्रुअल फेज का मतलब है कि यूट्रस के अंदर जो यूटेराइन लाइनिंग है, यूट्राइन लाइनिंग मतलब झिल्ली लगी हुई है, तो यूट्राइन लाइनिंग, साथ साथ जो ब्लड वेसल्स हैं वो टूट जाएंगी, उसके अंदर कुछ फ्लूइड होगा, फ्लूइड, ब्लड, यूट्राइन लाइनिंग, वो सब टूट फूट के वेजाइना के थ्रू बाहर निकलेंगे। और रोज़ निकलते हैं कितने दिन तक? 3 से लेके 5 दिन तक। किसी महिला में 3 दिन, किसी महिला में 5 दिन, किसी में 4 दिन हो सकते हैं। अब ये क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि इस समय एक हार्मोन है, उस हार्मोन की बॉडी में कमी हो जाती है। कौन सा हार्मोन? ईस्ट्रोजन हार्मोन की बॉडी में कमी हो जाती है, लैक ऑफ ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है। अब उसकी वजह से क्या होता है वही तो हम पढ़ेंगे। तो जो चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय एंडोमेट्रियम में क्या क्या चेंजेस होते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय एंडोमेट्रियम में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये हमें पढ़ना है। ठीक है। तो जैसा कि हमने बोला कि एक हार्मोन कम हो गया, भाई उस हार्मोन का नाम क्या था? उस हार्मोन का नाम है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के जो हार्मोन थे वो कम हो गए। ठीक है। तो जब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन कम हो गए तो क्या होगा? जो एंडोमेट्रियल वैसोकंस्ट्रिक्शंस, मतलब एंडोमेट्रियम के अंदर जो वेसल्स हैं, एंडोमेट्रियम के अंदर जो ब्लड वेन्स, आर्टरीज हैं, वो कैसी हो जाएंगी? कंस्ट्रिक्शन, सिकुड़ जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? सिकुड़ जाएंगी। क्यों सिकुड़ी? क्योंकि हार्मोन का कम हो गया। तो जब आपकी बॉडी में कौन सा हार्मोन? ईस्ट्रोजन। जब आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन कम हुआ तो यूट्रस के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, वो ब्लड वेसल्स जो हैं वो कैसी हो जाएंगी? सिकुड़ जाएंगी, वैसो कंस्ट्रिक्शन। अब भैया सिकुड़ जाएंगी, इसका मतलब ब्लड सप्लाई नहीं होगी। जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो जो एंडोमेट्रियम की वो हिस्सा जिसको वो सप्लाई कर रही थी, अब वो हिस्सा मर जाएगा। दैट इज नेक्रोसिस। दैट इज नेक्रोसिस। तो मर जाना मतलब खराब हो जाना, वो हिस्सा सड़ जाएगा, दैट इज नेक्रोसिस। तो एंडोमेट्रियम में क्या हो जाएगा? नेक्रोसिस। ठीक है। आपको समझ आ रहा है? पहले पहले ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो रही है। ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से जो ब्लड वेसल्स एंडोमेट्रियम की लाइन में थी वो कंस्ट्रिक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से जिस हिस्से को वो सप्लाई कर रही थी वो हिस्सा मर जाएगा। दैट इज नेक्रोसिस ऑफ द एंडोमेट्रियम। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? जब वो हिस्सा मर जाएगा तो जो ब्लड वेसल्स पहले वो सिकुड़ रही थी उनके वो हिस्से, जब वो हिस्सा मर ही जाएगा तो वो हिस्सा फट जाएगा। और फट जाएगा तो क्या होगा? रप्चरिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द एंडोमेट्रियम। मतलब वो जो पहले सिकुड़ी थी, जिसकी वजह से जिस जहाँ वो सप्लाई कर रही थी वो मर गया, और जब वो मर गया, सड़ गया, तो जो सिकुड़ी थी वो खुल गई। दैट इज रप्चरिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है। जब रप्चरिंग होगी तो क्या जो हिस्सा मर रहा था, मर गया था मतलब नेक्रोसिस हो रही थी, तो उस हिस्से की जो झिल्ली है, टूटा फूटा हिस्सा है, दैट इज डीस्क्विमेशन ऑफ सुपरफिशियल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम जो हिस्सा मर गया था, जिसकी नेक्रोसिस हो रही थी, वो हिस्सा भी टूट टूट के यूट्रस में गिरने लगेगा।
तो यूट्रस में क्या आया, ब्लड आया। ब्लड कहाँ से आया, क्योंकि जो वेसल सप्लाई कर रही थी वो सिकुड़ी थी, सिकुड़ने की वजह से वो बाद में फट गई और उनके अंदर तो खून होगा, तो वो खून गिरा और वो हिस्सा जो सड़ गया था एंडोमेट्रियम का, वो हिस्सा भी आ गया, कहाँ पे आ गया, यूट्रस की कैविटी में। अब क्या होगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यूट्रस सिकुड़ेगा, और जब यूट्रस सिकुड़ेगा तो यूट्रस के नीचे आगे क्या लगा हुआ है, विजाइना, जो फीमेल का ट्रैक है। तो जो फीमेल का जेनिटल ट्रैक है वहाँ से वो ब्लड, वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग वाला हिस्सा वो विजाइना के थ्रू बाहर निकलेगा, ठीक है। बट इस जो विजाइना के थ्रू बाहर निकलेगा, ठीक है, समझ आया आपको। बेसिकली हुआ क्या कि आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हुई, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की जो वेसल्स थी वो कंस्ट्रिक्ट हो गई, जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग थी वो नेक्रोसिस हो गई। फिर क्या हुआ, वो वेसल्स फट गई, रप्चरिंग हो गई, जिसकी वजह से ब्लड प्लस वो डिस्क्वेमेटेड एपिथेलियल लाइनिंग वो सब कहाँ आ गया, यूट्रस में। फिर यूट्रस सिकुड़ा और यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो सब मैटर वेजाइना के थ्रू एक्सपेल आउट हो गया। अब जब ब्लड निकलता है तो जो ब्लड मेंस्ट्रुअल ब्लड मतलब जो वेसल से ब्लड निकल रहा है, तो ब्लड की तो आदत होती है क्या कि जैसे ही ब्लड निकलेगा ब्लड जम जाता है, खून निकलता है, थोड़ी देर बाद खून जम जाता है। तो मेंस्ट्रुअल ब्लड क्लॉट एज सून एज इट ओजेज इनटू द यूट्राइन कैविटी। तो जो यूट्रस के अंदर जो ब्लड निकलता है वो जैसे ही वो यूट्राइन कैविटी में आया उसका थक्का बन गया, वो क्लॉट हो गया। लेकिन बट इट इज़ लिक्विफाइड बाय द फाइब्रिनोलाइसिन इन द विजाइना। लेकिन जब वो विजाइना के अंदर पहुंचता है तो विजाइना के अंदर एक एंजाइम होता है फाइब्रिनोलाइसिन। फाइब्रिनोलाइसिन वो उस जमे हुए ब्लड को फिर से घोल देता है, और जिसकी वजह से जो ब्लड निकलता है वो जमता नहीं है, वो ऐसा लगता है जैसे नॉर्मल ब्लड ब्लड डायरेक्ट आ रहा है। तो फाइब्रिनोल ब्लड जिसका मतलब विजाइना में पहुंचा तो वो जमा हुआ पहुंचा था, लेकिन विजाइना के अंदर एक एंजाइम था फाइब्रिनोलाइसिन, और फाइब्रिनोलाइसिन की वजह से नाम ही है फाइब्रिन। फाइब्रिन मतलब थ्रेड, जमे हुए जो क्लॉट होते हैं। लाइसिन मतलब घोलने वाला, लाइसिस मतलब घोलने वाला। तो फाइब्रिनोलाइसिन एक एंजाइम जो कि विजाइना के अंदर होता है, वो उसको घोल देता है। इसीलिए मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो कभी भी जमता नहीं है। तो पूछेगा क्या वो डायरेक्टली वेसल से आ रहा है, नहीं, वो वेसल से आया, निकला, निकलने के बाद क्लॉट हुआ कहाँ पे, यूट्रस में। लेकिन जब वो विजाइना में आया तो विजाइना में आने के बाद वो फिर से घुल गया। क्यों घुल गया, क्योंकि विजाइना के अंदर एक एंजाइम था, उसका नाम था फाइब्रिनोलाइसिन, जो कि ब्लड का थक्का या क्लॉट बनने नहीं देता है। तो भाई कितना, एक आदमी के अंदर तो 5.5 लीटर ब्लड होता है, तो कितना ब्लड निकल जाता है सर इस तरीके से। तो इस तरीके से ड्यूरिंग ए नॉर्मल मेनिस्ट्रेशन ए टोटल ब्लड लॉस वेरीज 10 ml to 80 ml। मतलब एक एक महीने की साइकिल में 10 ml से लेके 80 ml का ब्लड हर महीने आपकी बॉडी से इस तरह निकल जाता है, 10 ml से 80 ml। ऑन द एवरेज बात करेंगे तो 40 ml, ठीक है। तो पहला वाला जो फेज था उसका नाम क्या था, मेंस्ट्रुअल फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज आप किसे बोलेंगे, तो मेंस्ट्रुअल फेज एक ऐसा पीरियड है, एक ऐसी अवधि है जिसमें एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो कि उसकी शेडिंग हो जाती है, वो टूट जाता है, और जो ब्लड है अलॉन्ग विद द फ्लूइड वो एक्सपेल आउट होता है, कहाँ से, वेजाइना के थ्रू बॉडी से। कितने दिन का होता है, 3 से 5 दिन का। भाई सर क्यों होता है ये, क्योंकि इस समय यूट्रस के अंदर जो ओवरी से निकलने वाले हार्मोन है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनकी कमी हो जाती है। तो बेसिकली होता क्या क्या है, तो पहले ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होगी, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम को जो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही हैं वो सिकुड़ जाएंगी। एंडोमेट्रियम की ब्लड वेसल्स क्योंकि सिकुड़ जाएंगी तो जिस हिस्से में वो सप्लाई करनी थी वो हिस्सा मर जाएगा। मर जाना मतलब नेक्रोसिस ऑफ द एंडोमेट्रियम। फिर क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स थी वो रप्चर होंगी। जब ब्लड वेसल्स रप्चर होंगी तो क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी वो डिस्क्वेमेट, डिस्को मतलब खुरदना। जैसा क्या होता है, कभी कभी हम नहाते हैं, स्किन जम जाती है तो हम खुरदते हैं तो वो निकलती है ना, तो दैट इज डिस्क्वेमेशन। तो जो नेक्रोस एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी उसका डिस्क्वेमेशन होता है। ब्लड आ रहा है और फ्लूइड आ रहे हैं, वो सब कहाँ पहुँचे, यूट्रस में। यूट्रस फिर कांटेक्ट करता है, जब यूट्रस से कांटेक्ट करने की वजह से वो हिस्सा कहाँ जाता है, विजाइना में, और विजाइना के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो लेकिन हमें क्या याद रखना है कि जो ब्लड निकला वो ब्लड यूट्रस में निकलते ही जम जाता है, लेकिन जब वो ब्लड विजाइना में पहुंचता है तो विजाइना के अंदर एक एंजाइम मिलता है फाइब्रिनोलाइसिन, और उस फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम की वजह से वो जमा हुआ जो खून है वो फिर से लिक्विफाइड हो जाता है।
इस तरह वो ब्लड दोबारा नहीं जमता। सर कितना ब्लड निकल जाता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में या मेंस्ट्रुअल फेज में? अप्रॉक्सीमेटली ऑन द एवरेज 40 ml, और अगर हम टाइम वैसे बात करें तो 10 ml से लेके 80 ml, लेकिन एवरेज 40 ml ब्लड हर महीने लॉस होता है। ओके, द सेकेंड फेज इज प्रोलिफरेटिव फेज। तो प्रोलिफरेटिव फेज, तो पहला फेज तो हम पढ़ चुके कि वो 3 से लेके 5 दिन का है। तो दूसरा फेज कब से स्टार्ट होगा? 5वें दिन से। अंडरस्टूड है? इट स्टार्ट फ्रॉम 5th डे। आपको एक बात आंख बंद करके याद रखनी है, क्या कि जो साइकिल है वो साइकिल कितने दिन की है? ऑन द एवरेज 28 डेज की। उसमें जो 14 डे है, कौन सा दिन? 14वां दिन। कौन सा दिन? 14वां दिन। तो जो 14 डेज है, 14 डेज पे ओवुलेशन होता है, ये आपको याद रखना है। तो एक साइकिल अगर 28 दिन की है तो आपकी बॉडी में से अंडा कब निकलेगा? 14th डे। कब वो निकलेगा? 14th डे। 14th डे मतलब ओवुलेशन होगा। क्या होगा? ओवुलेशन। तो ओवुलेटरी फेज तो कौन सा फेज था? सेकंड की थर्ड? ऑफ कोर्स थर्ड। ओवुलेटरी फेज कौन सा था? थर्ड फेज। तो अंडा कब निकल रहा है? 14th डे पे। दिस इज द पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर कि जो ओवुलेशन होता है वो कब होता है? 14th डे पे। तो ओवुलेशन 14th डे पे हो रहा है, इसका मतलब 14th डे पे थर्ड फेज स्टार्ट हो रहा है। 14 डे पे थर्ड फेज था, और पहला फेज कब खत्म हो रहा था? 3 दिन या 5 दिन। तो 5th डे से लेके 14th डे के बीच में, 5th डे के एंड से लेके 14 डे के बीच में कौन सा फेज होता है? proliferative phase. The proliferative phase extend usually from 5 to 14 days of the menstruation, that is between the day when the menstruation stops and the day of ovulation. तो जिस दिन अंडा निकलेगा उस दिन तक, जिस दिन ब्लीडिंग खत्म होगी उस दिन से। तो जब ब्लीडिंग खत्म हुई मतलब 5th डे के एंड से, अंडा निकलने से पहले मतलब 14 डे तक क्या होता है? प्रोलिफरेटिव फेज। तो सर इसमें क्या होता है? तो जो एपिथेलियम की जो लाइनिंग जो कि सड़ गई थी, निकल गई थी, झड़ गई थी, वो दोबारा से बनने लगती है। वो दोबारा से बनने लगती है। तो अब वो क्यों बनती है? वो टूटी क्यों थी? क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो गई थी। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कमी थी, लेकिन वो बन क्यों रही है? क्योंकि ईस्ट्रोजन और एफएसएच, एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी से। कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी से के एंटीरियर पिट्यूटरी से कितने हार्मोन निकलते हैं टोटल? 6। कितने हार्मोन निकलते हैं? 6। तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी से निकलता है अलॉन्ग विद ईस्ट्रोजन, इन दोनों की वजह से जो झिल्ली झड़ गई थी उस झिल्ली की दोबारा से रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे, जैसे हमने उसमें पढ़ा था क्या क्या हो रहा था, ऐसे हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या होता है, स्टेप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो हार्मोन कौन सा याद रखना है? ईस्ट्रोजन प्लस एफएसएच। पहले वाले में क्या याद रखना था? ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। अब क्या है? एंडोमेट्रियल सेल प्रोलिफरेट रैपिडली। तो जो एंडोमेट्रियम की जो सेल्स हैं जो झड़ गई थी, मर गई थी, झड़ गई थी, मर गई मतलब नेक्रोस हो गई, झड़ गई मतलब डिस्क्यूमेशन। देयर आर टू टर्म्स, मर गई मतलब नेक्रोसिस, झड़ गई मतलब डिस्क्यूमेशन, डिस्क्यूमेशन। तो जो मर गई थी, झड़ गई थी मतलब नेक्रोज और डिस्क्यूमेट हो गई थी, उनकी दोबारा से उनमें प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन मतलब उनकी नंबर बार बार ज़्यादा बार बार उनकी नंबर बढ़ने लगती है, दोबारा से वो बनने लगती है। प्रोलिफरेशन क्या बोलेंगे उसको? प्रोलिफरेशन। तो वो सेल जो टूट गई थी वो दोबारा से वो सेल बनने लगती है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट कि जो एपिथेलियल की लेयर झड़ गई थी मतलब डिस्क्यूमेट हो गई थी, उसका क्या होने लग रहा है? प्रोलिफरेशन। अब जब प्रोलिफरेशन होगा किसका? एंडोमेट्रियम का। तो एंडोमेट्रियम के ऊपर एक झिल्ली लगी होती है, दैट झिल्ली इज नोन एज एपिथेलियम। झिल्ली इज नोन एज एपिथेलियम। तो एपिथेलियम रीअपियर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द एंडोमेट्रियम विद इन फर्स्ट 4 to 7 days। तो पहले 4 से लेकर 7 दिन के अंदर जैसे ही एंडोमेट्रियम की सेल्स ग्रो करती हैं उसके ऊपर झिल्ली आ जाती है। तो पहला पॉइंट क्या रखना था कि एंडोमेट्रियम में क्या होने लगता है? प्रोलिफरेशन। एंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन, और 4 से 7 दिन के अंदर एंडोमेट्रियम के ऊपर एक झिल्ली आ जाती है, दैट झिल्ली इज एपिथेलियम। फाइन। नेक्स्ट वी विल सी द यूटेराइन ग्लैंड स्टार्ट डेवलपिंग विद इन द एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा। तो एंडोमेट्रियल जो मोटा टिश्यू है, गद्दा है एंडोमेट्रियम का, उस एंडोमेट्रियम के अंदर क्या होते हैं? यूट्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स डेवलप होने लगती हैं जो टूट फूट के गिर गई थी। तो यूट्राइन ग्लैंड, ब्लड वेसल्स, ये सब डेवलप होने लगती हैं। और विजाइना में क्या होता है? विजाइना की जो एपिथेलियम होती है, विजाइना की एपिथेलियम वो भी प्रोलिफरेट करने लगती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा था? एक हार्मोन था, उसका नाम था ईस्ट्रोजन, जिसकी कमी हो गई थी कब?
मेनेस्ट्रल फेज में वो हार्मोन प्लस एफएसएच हार्मोन बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सबसे पहले जो एंडोमेट्रियम टूट फूट के गिर गई थी वो एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट करती है और विद इन 4 से 7 दिन के अंदर उस एंडोमेट्रियम के ऊपर एक झिल्ली लग जाती है। दैट झिल्ली इज नोन एज एपिथीलियम। दैट झिल्ली इज नोन एज एपिथीलियम। और जो एंडोमेट्रियम का टिश्यू है उस टिश्यू में यूट्राइन ग्लैंड डेवलप हो जाती हैं, उस टिश्यू में ब्लड वेसल्स डेवलप हो जाती हैं और विजाइना की जो एपिथीलियम है वो भी जो है प्रोलिफरेट होने लगती है। ठीक है, फाइन। और क्या होता है, द प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, द proliferation of endometrial cells occurs continuously so that the endometrium reaches the thickness of 3 to 4 millimeter at the end of proliferative phase। तो जो एंडोमेट्रियल सेल्स हैं उनकी नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि मतलब इस फेज के एंड तक लगभग 3 से 4 मिलीमीटर मोटी हो जाती हैं। वो इतनी मोटी 3 से 4 मिलीमीटर मोटी हो जाती हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। किस में याद रखने हैं? प्री ओवुलेटरी फेज और प्रोलिफरेटिव फेज। नाम ही है उसका प्रोलिफरेशन, तो इस फेज में क्या हो रहा है? प्रोलिफरेशन। किसका? एंडोमेट्रियम का। जब प्रोलिफरेशन हुआ तो झिल्ली आ गई, झिल्ली का नाम एपिथेलियम। एंडोमेट्रियम मोटी हो गई, उसमें यूट्राइन ग्लैंड डेवलप हो गई, उसके अंदर ब्लड वेसल्स डेवलप हो गई और जो एंडोमेट्रियल थी वो एंडोमेट्रियल इतनी मोटी हो गई कि इस फेज के एंड तक वो 3 से लेकर 4 मिलीमीटर मोटी हो जाती है। ठीक है, ठीक है। और साथ साथ क्या हो रहा है, जो ओवरी है, ये सब कहाँ हो रहा है? यूट्रस के अंदर। और जो ओवरी है उस ओवरी के अंदर ओवम मैच्योर हो जाता है, क्योंकि हार्मोन कौन सा निकल रहा है? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या करता है? ग्रेफियन फॉलिकल में से एक ओवम को जो है वो क्या कर देता है? मैच्योर कर देता है। ठीक है, मैच्योर हुआ है, निकला नहीं है, ये याद रखना है आपको। निकलना कब है? 14th डे पे। कब निकलना है? 14 डे पे। तो सब कुछ रेडी है। अब क्या होगा? अब तीसरा फेज आएगा, उस फेज का नाम है ओवुलेटरी फेज। अभी क्या है, आपकी बॉडी में एफएसएच और ईस्ट्रोजन बढ़े हुए हैं। अब आपकी बॉडी में अचानक से एलएच हार्मोन बढ़ जाएगा। कौन सा हार्मोन? एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब आपकी बॉडी में अचानक से एफएसएच कम होगा और एलएच बढ़ जाएगा। ईस्ट्रोजन तो बढ़ हुआ था पहले से, ईस्ट्रोजन पहले में भी था, पहले में कम हो गया था, दूसरे में ईस्ट्रोजन प्लस एफएसएच थे। अभी आपको क्या रखना है? ईस्ट्रोजन प्लस एलएच। तो एलएच हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्या नाम है इसका? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो आपकी बॉडी में अचानक से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ जाएगा। दिस अकर्स ड्यू टू द सडन राइज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सेकेंडरी टू राइज इन द ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन तो बढ़ा बढ़ा, अचानक से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ गया। और जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ा, जो अंडा मैच्योर हो गया था वो अंडा ओवरी से बाहर निकल गया। कहाँ आ गया? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ आ गया? फैलोपियन ट्यूब में। तो ये सब कब होता है? 14th डे पे। ये याद रखना है आपको, ये सब कब होता है? 14th डे पे। कब होता है? 14th डे पे। और जब अंडा निकलता है तो विजाइना से उस दिन थोड़ा सा वाटरी डिस्चार्ज भी देखा जाता है। तो ये सब कब हो रहा है? 14th डे पे। तो आपका आपको रफली कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या रखना था? जब ब्लीडिंग हो रही थी, मेंस्ट्रुअल फेज था, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक बड़ी घटना थी, अंडा निकलना। वो अंडा निकलना मतलब ओवुलेशन। तो ओवुलेशन कब हो रहा है? 3rd स्टेज में। और ओवुलेशन से पहले वाली प्री ओवुलेटरी, ओवुलेशन के बाद वाली पोस्ट ओवुलेटरी। तो पहले 3 से 5 दिन तो खून जाता है, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज। 14वें दिन अंडा निकलता है, तो 5वें से लेकर 14वें दिन तक प्री ओवुलेटरी फेज और 14वें दिन ओवुलेटरी फेज। तो ओवुलेटरी फेज क्यों होता है? दिस इज द पॉइंट, बिकॉज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बिकॉज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नाउ वी विल सी द पोस्ट ओवुलेटरी फेज। उसी के दो दूसरे नाम है, एक सिक्रेटरी फेज और दूसरा ल्यूटियल फेज। सिक्रेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। तो अब 14 दिन तक तो ये सब हो रहा था। साइकिल कितने दिन की होती है? 28 दिन की। कितने दिन की? 28 दिन की। तो ये फेज लास्ट फेज है। तो ये फेज कब से कब तक होगा? 15th डे से लेके 28 डेज तक। 15 डे से लेके 28, इसमें कुछ रटना नहीं है। तो सिक्रेटरी फेज एक्सटेंड बिटवीन द 15 एंड 28 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज द बिटवीन द डे ऑफ ओवुलेशन एंड द डे व्हेन द मेंस्ट्रुएशन ऑफ द नेक्स्ट साइकिल कमेंसेस। मतलब जब अगली बार ब्लीडिंग होगी उस दिन से पहले से लेके जब अंडा निकला तब से स्टार्ट हुआ, अंडा निकलने के तुरंत बाद से, और अगली साइकिल स्टार्ट होगी तब तक, दैट इज 28 डेज तक ये फेज लाई करता है। इट रिप्रेजेंट द प्रिपरेशन ऑफ द यूट्रस फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज ओवम। तो ओवम निकला, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन होगा, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा? तो बेबी बनेगा, है ना। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ओवम क्या हो जाएगा?
डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसे ही ओवम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उस ओवम के इम्प्लांटेशन के लिए, उस ओवम के इम्प्लांटेशन के लिए, उसके लिए यूट्रस रेडी हो रहा है। तो इस फेज में, कौन से फेज में, पोस्ट ओवुलेटरी फेज में आपकी बॉडी के अंदर यूट्रस अपने आप को तैयार करता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो मैं इस फर्टिलाइज ओवम को अपने अंदर संभाल के रखूंगा। जैसे आपके घर कभी कोई गेस्ट आता है तो क्या करते हैं, बिस्तर अच्छे सजाते हैं, बहुत बढ़िया सजाते हैं ताकि वो गेस्ट तक आराम से रेस्ट करे। तो ऐसे ही अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो वो ओवम इम्प्लांटेशन, ओवम मतलब अच्छे से चिपके, आराम से रुके, उसके अंदर ग्रो करे, बेबी बने, उसके लिए यूट्रस जो है वो अपने को रेडी कर रहा है। ठीक है, एक मिनट, मेरा हाथ लग गया, ब्यूटी चला गया, बताता हूँ। तो ये जो फेज था उसका नाम क्या था, पोस्ट ओवुलेटरी फेज। तो पोस्ट ओवुलेटरी फेज में क्या हो रहा है, पोस्ट ओवुलेटरी फेज में जो ओवम है वो तो निकल चुका है ओवुलेटरी फेज में। पोस्ट ओवुलेटरी में क्या होता है कि ओवम फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा है तो उस फर्टिलाइज ओवम के लिए एंडोमेट्रियम अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि आराम से उसको रोक सके। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं अभी वो निकाल लूँ। जस्ट मिनट, जस्ट। तो ये जो चौथा फेज था, राइट, उस फेज का नाम था पोस्ट ओवुलेटरी फेज और सिक्रेटरी फेज। तो इस समय बेसिकली क्या कर रहा है, यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि वो फर्टिलाइज ओवम को इम्प्लांट कर ले। एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मैंने बोला था कि अगर किसी केस में वो 25 डेज़ की है या 35 डेज़ की है तब भी वो नॉर्मल समझी जाती है, उसको आप पैथोलॉजी नहीं बोलेंगे, दैट इज़ आल्सो फिजियोलॉजी। तो आपको क्या याद रखना है कि जो सिक्रेटरी और ल्यूटियल फेज है उसका टाइम फिक्स है 14 डेज, मतलब 14वें दिन से लेकर 28 दिन तक कितने दिन हुए बीच में, 14 डेज हुए ना, 14 टू 28। तो ये जो 14 डेज है ये फिक्स है। अगर सपोज एक साइकिल 30 डेज की है, मतलब 2 दिन बढ़ गए, तो वो 2 दिन जो बढ़ेंगे वो पोस्ट ओवुलेटरी फेज में नहीं बढ़ेंगे, वो किस में बढ़ेंगे, हो सकता है मेंस्ट्रुअल फेज में बढ़े, हो सकता है प्रोलिफरेटिव फेज में बढ़े, क्योंकि ओवुलेटरी तो सिर्फ एक दिन का है, 14 डेज का। ठीक है, तो जो बड़े अगर दिन बढ़े या कम हुए तो किस में कम होंगे, मेंस्ट्रुअल फेज में या प्री ओवुलेटरी फेज में। जो बाद वाले 14 दिन हैं वो फिक्स हैं, किसके लिए, पोस्ट ओवुलेटरी फेज और सिक्रेटरी फेज के लिए। ये लाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखनी है। अब इसमें जो हार्मोन काम करता है वो कौन सा हार्मोन करता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो पहले वाले में कौन था, ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन। दूसरे में कौन था, ईस्ट्रोजन प्लस एफएसएच। तीसरे में कौन था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्लस ईस्ट्रोजन। चौथे में कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन, जो कि कहाँ से निकलता है, कॉर्पस ल्यूटियम से। लेट मी टेल कि व्हाट इज कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड इंक्रीज इन द लेंथ एंड डायमीटर बिकम मोर टॉर्टोस। तो जो एंडोमेट्रियम ग्लैंड जो बननी शुरू हुई थी कहाँ पे, प्री ओवुलेटरी फेज में, ब्लड वेसल्स डेवलप हो रहा था, एंडोक्राइन ग्लैंड डेवलप हो रही थी, वो ग्लैंड इतनी बड़ी हो जाती हैं कि टॉर्टोस हो जाती हैं। टॉर्टोस मतलब आपके पास इतना बड़ा स्पेस है, उसमें कोई इतनी बड़ी आर्टरी है तो वो सीधी सीधी जाएगी। अब आर्टरी का साइज इतना बड़ा हो गया, स्पेस इतना बड़ा है, तो वो आर्टरी कैसी हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी, दैट इज टॉर्टोस, दैट इज टॉर्टोस। तो जो यूट्राइन ग्लैंड हैं वो इतनी बड़ी हो जाती हैं कि कैसी हो जाती हैं, टॉर्टोस। ठीक है, जो स्ट्रोमा सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट हो जाते हैं और उसके अंदर जो आर्टरीज थी वो भी इतनी बड़ी हो जाती हैं कि स्पाइरल हो जाती हैं, स्पाइरल, स्पाइनेसिटेड, गोल 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 गोल, और कॉइल्ड हो जाती हैं। ठीक है, और बिकम फिल्ड विद द ब्लड, गद्दी गूदेदार, मतलब उसके अंदर ब्लड भरा हुआ है तो फिर यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वो कैसी होगी, बहुत मुलायम सॉफ्ट होगी ना, तो वो कैसी हो जाती हैं, कॉइल्ड हो जाती हैं, स्पाइरल हो जाती हैं। और जो जो एंडोमेट्रियम है वहाँ से ग्लाइकोजन निकलने लगता है, क्या निकलने लगता है, डिपोजिशन ऑफ ग्लाइकोजन। एंडोमेट्रियम में ग्लाइकोजन डिपोजिट रहता है क्योंकि वो अपने आप को रेडी कर रही है ना कि बेबी आएगा, तो अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो उसको एनर्जी चाहिए, तो डिपोजिशन ऑफ ग्लाइकोजन ये सब होने लगता है। और ड्यूरिंग दिस फेज कार्पस ल्यूटियम इज डेवलप, और इस फेज के दौरान ही कार्पस ल्यूटियम डेवलप होता है, इसलिए इस फेज को ल्यूटियल फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूटियल फेज। तो पोस्ट ओवुलेटरी फेज है उसको कार्पस ल्यूटियम डेवलप होता है, इसलिए इसको ल्यूटियल फेज ही कहते हैं। ठीक है, तो दीज आर द 4 फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट फेज
menstrual phase, second phase pre-ovulatory or proliferative phase, third phase ovulatory phase, and fourth phase post-ovulatory phase or secretory phase or luteal phase. Why it is known as luteal phase? Because of secretion of the corpus, formation of the corpus luteum. Which hormone is responsible for luteal phase? Progesterone. And for ovulatory phase luteinizing हार्मोन. तो ये आपको याद रखना है. अब रेगुलेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? तो रेगुलेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है दैट इज कैरियड आउट बाय ए वेल ऑर्गेनाइज्ड रेगुलेटरी सिस्टम. मतलब मैंने आपको बोला था हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक एक्सिस होती है. हाइपोथैलेमस से कुछ निकलता है वो पिट्यूटरी को इन्फ्लुएंस करता है, पिट्यूटरी से कुछ निकलता है वो ओवरी को इन्फ्लुएंस करता है. तो हाइपोथैलेमस भी कंट्रोल करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन भी कंट्रोल करेंगे और ओवरी के हार्मोन भी कंट्रोल करेंगे. किसको? मेंस्ट्रुअल साइकिल को. हाइपोथैलेमस से भाई ऐसा क्या निकलता है? जीएनआरएच. जीएनआरएच. एंटीरियर पिट्यूटरी से ऐसे कौन से हार्मोन निकलते हैं जो कंट्रोल करते हैं? एक एफएसएच और दूसरा एलएच. एक एफएसएच और दूसरा एलएच. इससे ओवरी से कौन से हार्मोन निकलते हैं? एक ईस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन. तो हाइपोथैलेमस से क्या निकला? जीएनआरएच. कौन निकला? जीएनआरएच. एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच. और ओवरी से क्या निकला? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. अब जो हाइपोथैलेमस से जो जीएनआरएच निकलता है वो क्या करता है? वो साइक्लिकल चेंजेस को ट्रिगर करता है. साइक्लिकल चेंजेस को ट्रिगर मतलब एक्सीलरेट करना, बढ़ाना. तो वो कैसे एक्सीलरेट करेगा? भाई पिट्यूटरी को बोलेगा तुम ज़्यादा एफएसएच और एलएच निकालो. जब पिट्यूटरी ज़्यादा एफएसएच और एलएच निकालेंगी तो क्या होगा? ओवम जल्दी जल्दी मैच्योर होगा और एलएच की वजह से जल्दी जल्दी निकलेगा, ओवुलेशन होगा. तो जीएनआरएच हार्मोन क्या करता है? वो एंटीरियर पिट्यूटरी को एफएसएच और एलएच निकालने के लिए प्रेरित करता है. अब एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है? एफएसएच और एलएच निकालती है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं. वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? वो ओवेरियन एंड यूट्राइन चेंजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है. एफएसएच क्या करता है? वो ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ और मैचुरेशन करता है. और एलएच क्या करता है? सबको पता है एलएच क्या करता है? ओवुलेशन करता है. देन ओवेरियन हार्मोन. तो जो ओवेरियन हार्मोन है वो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है जो कहाँ से निकलते हैं? जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन विच आर सेक्रेटेड बाय द फॉलिकल एंड कार्पस ल्यूटियम एंड shows the many activity during the menstrual cycle. ईस्ट्रोजन क्या करता है? ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल. फॉलिकल के बड़े होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है. एंड इट्स अमाउंट इज हाईएस्ट जस्ट बिफोर द ओवुलेशन. जब तक ये हाईएस्ट था ओवुलेशन से पहले ही पहले, लेकिन अचानक से जब एलएच बढ़ गया तो अंडा जो मैच बड़ा हो रहा था पक गया, वो अचानक से अंडा बाहर आ गया. दैट इज ओवुलेशन. तो ईस्ट्रोजन का हार्मोन सबसे ज़्यादा लेवल कब है? Just before the ovulation. And progesterone is responsible for endometrial changes along with the estrogen. During this phase the progesterone amount is highest just after ovulation. तो ईस्ट्रोजन का लेवल सबसे ज़्यादा कब है? ओवुलेशन से पहले. और प्रोजेस्टेरोन का लेवल सबसे ज़्यादा कब है? ओवुलेशन के बाद. क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का काम है एंडोमेट्रियम को सॉफ्ट बनाना. सॉफ्ट कैसे बनेंगी? जब वो ग्रोथ हो जाएंगी, स्पाइरल हो जाएंगी, कॉइल्ड हो जाएंगी ब्लड वेसल्स, स्ट्रोमा डेवलप हो जाएगा. मतलब वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है बच्चे को रिसीव करने के लिए. लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो वेल एंड डेवलप, ये जो चीज़ें बड़ी हुई हैं इनमें सब रिसीव हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा और एम्ब्रायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी, एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाएगा. लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो मोटा गद्दा बना था वो मोटा गद्दा अगली साइकिल आएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल और ये फिर से टूट फूट के बाहर निकल जाएगा. तो ये जो घटनाएं हो रही हैं वो घटनाएं एक साइक्लिकल फैशन में हो रही हैं और महिला की प्रजनन काल में मतलब रिप्रोडक्टिव लाइफ में होती रहती हैं मंथली. तो दैट इज रिकरेंट मंथली डिस्चार्ज फ्रॉम द विजाइना of female genital tract is known as menstrual cycle. I hope I had cleared, I make you to understand menstrual cycle very well. If you have any doubt, you can ask me in the comment sections. Thank you.